हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ रचना और नीरज के साथ। नीरज और रचना दोनों का प्रेम विवाह था। दोनों की आज कोर्ट में तीसरी पेशी थी। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। नीरज और रचना अलग हो चुके थे और इस तलाक में जिसने खास भूमिका निभाई थी वो थे नीरज और रचना के माता पिता और साथ ही साथ रचना के जीजाजी। नीरज और रचना की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों नौकरी करने लगे। रचना के माता पिता उसके लिए लड़के देखने लगे, पर रचना नीरज के प्रेम में डूबी हुई थी। रचना और नीरज ने तय किया कि वे दोनों अपने माता पिता को इस प्रेम संबंध के बारे में बता देंगे और शादी के लिए राजी कर लेंगे। दोनों की जात अलग थी और इस बात से दोनों के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। दोनों ने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। इसलिए दोनों ने उन्हें बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। इस बात से दोनों के घर वाले बहुत ही नाराज थे। दोनों परिवार नीरज और रचना को कोसते रहते कि दूसरी बिरादरी में शादी कर तुम दोनों ने हमारे समाज में नाक कटवा दी। नीरज के माता पिता गांव में रहते थे और नीरज शहर में नौकरी करता था, इसलिए शादी के बाद घर में सिर्फ नीरज और रचना ही थे। दोनों प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों को मिल अपनी गृहस्थी का बोझ उठाना था, इसलिए बहुत मेहनत करते। धीरे धीरे दोनों में छोटी छोटी बात को लेकर अनबन होने लगी। दोनों एक दूसरे को जली कटी बातें सुनाने लगे। छोटी छोटी बातों पर दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते, एक दूसरे में कमियां निकालते। शादी का बंधन ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी को एक दूसरे की बातें सहना पड़ती है। एक रूठे तो दूसरे को मनाना पड़ता है, कमियों को अनदेखा करना पड़ता है, तो ही शादी का नाजुक रिश्ता अच्छे से निभाया जा सकता है। प्यार करना अलग बात है, पर प्यार को निभाना एक जिम्मेदारी का काम होता है जिसे पति पत्नी दोनों को समझना पड़ता है। दोनों ने प्यार किया, शादी भी की, पर वे इस शादी को निभा नहीं सके। दोनों में धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगी। शादी को 1.5 साल होने आ गया था। रचना की माँ उससे कभी कभी फोन पर बातें कर लेती थी। एक दिन रचना ने कुछ जरूरी सामान की लिस्ट नीरज को देते हुए कहा, ऑफिस से आते समय याद से ये सब ले आना, पर नीरज भूल गया। तो ये देख रचना ने नीरज से कहा, शादी के पहले तो तुमने बहुत वादे किए थे कि शादी के बाद मैं तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखूंगा, और अब देखो बाजार से जरूरी सामान तक लाना भूल जाते हो तुम। सारा दिन मैं ऑफिस में काम करूं और साथ ही साथ घर की जिम्मेदारी भी उठाऊं और घर आकर घर के काम करूं, और एक तुम हो जो ऑफिस से आकर टीवी के सामने बैठ जाते हो और मुझ पर हुक्म चलाते हो कि पानी ले आओ, चाय बना दो। इतनी देर हो गई, अब तक खाना नहीं बना। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं कि पत्नी की थोड़ी सी मदद कर दे। शादी ना हुई जैसे ये कोई कैद हो गई। यह सुन नीरज को गुस्सा आ गया और बोला, मैं भी सुबह से ऑफिस जाता हूँ और रात को ही लौटता हूँ, और रही बात घर के कामों की तो वो पत्नी की जिम्मेदारी होती है, पति की नहीं। और इतनी ही तकलीफ है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती तुम? रचना ने कहा, अच्छा नौकरी छोड़ दूं? तुम्हारे अकेले की तनख्वाह से कौन सा घर चल जाएगा? एक नौकरानी तो हम रख नहीं सकते, और यहाँ लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही और तुम लगी हुई नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। नीरज ने साफ शब्दों में कह दिया, तो फिर ये घर के कामों करो ना, मेरे सामने मत रोया करो तुम, समझी ना? रचना ने कहा, अच्छा छुट्टी वाले दिन भी तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। शादी के पहले कितनी पार्टियां करते थे, मूवी जाते थे, सैर सपाटा करते थे, अब सब बंद हो गया। इससे अच्छा होता शादी ना करके कुंवारे ही रहते। नीरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बोला, तो किसने कहा था शादी करो? रहती कुंवारी, अब भी समय है, तलाक ले लो। ये सुनते ही रचना रोने लगी और बोली, यही दिन देखने के लिए तुमसे मैंने शादी की थी क्या? नीरज गुस्से से चप्पल पहन घर से चला गया। रचना का रोना लगातार जारी था। इसी बीच उसकी माँ का कॉल आ गया और रचना अपने आप को रोक न सकी और रोने लगी, पर रचना ने मुंह से कुछ नहीं कहा।
रचना की माँ जान गई कि बेटी खुश नहीं है शादी के बाद। अगले ही दिन रचना की माँ उसके घर आई। माँ शादी के बाद पहली बार आई थी, इसलिए रचना ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। नीरज ऑफिस चला गया था। रचना की माँ ने कहा, मैं तेरी आवाज से ही जान गई थी कि कल तेरे और नीरज के बीच कोई ना कोई अनबन जरूर हुई थी। तूने अपनी जिंदगी सच में खुद अपने ही हाथों बर्बाद कर ली। तू दिखने में सुंदर है, अच्छी खासी नौकरी है, तेरे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। तुझे यहाँ रहकर दुख झेलने की कोई जरूरत नहीं। तेरे माँ बाप अभी जीवित हैं। तेरी बहन को देख, वो कितनी खुश है और सुखी है। तेरे जीजाजी कैसे उसके आगे पीछे घूमते हैं, और एक तेरा पति है जो तेरी सुनता तक नहीं। अरे उसके साथ रहकर तुझे सिर्फ दुख ही हासिल होगा जीवन भर। नीरज की बेरुखी और तलाक की बात सुन रचना बेहद ही टूट चुकी थी। जब माँ ने प्यार से 2 शब्द कहे तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने उसे गले से लगा लिया और बोली, देख 1.5 साल हो गए तू मायके नहीं आई। तेरे बाबूजी और दीदी किसी से भी नहीं मिली। चल तू मेरे साथ घर चल, थोड़ा तेरे मन को भी अच्छा लगेगा और उस नीरज की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। रचना ने कहा, माँ पर मैंने इस बारे में नीरज से कुछ नहीं कहा। जब वे ऑफिस से घर आएंगे तो मुझे ना देख क्या सोचेंगे। रचना की माँ ने नाराजगी से कहा, अरे तेरे पति को तेरी कदर ही कहाँ है। वो तेरी खुशियों के बारे में सोचता ही नहीं, और तू है कि उसके बारे में इतना सोचे जा रही है। पत्नी है तो उसकी, गुलाम नहीं है कोई। ऐसा कर, फोन कर बता दे उसे। रचना ने नीरज को फोन लगाया तो उसका फोन पहुंच से बाहर आ रहा था। रचना ने सोचा, ऑफिस में नेटवर्क की समस्या है, शाम को कॉल कर बता दूंगी। और रचना अपनी माँ के साथ मायके चली गई। इधर नीरज को तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो दोपहर में ही घर आ गया। घर आया तो देखा ताला लगा हुआ है। उसके पास दूसरी चाबी थी तो उसने ताला खोल लिया। सोचा शायद माँ के साथ बाजार गई होगी, पर शाम होने को आ गई, रचना नहीं आई। इसलिए नीरज ने खुद रचना को कॉल किया तो उसे पता चला कि वो तो अपनी माँ के साथ मायके पहुंच गई है। ये सुनते ही नीरज ने कहा, तुम बिना बताए मायके चली गई, क्या मुझे बताना उचित भी नहीं समझा तुमने? रचना ने कहा, मैंने कॉल किया था पर लग नहीं रहा था। फिर अचानक ही जाने का प्रोग्राम बन गया तो माँ के साथ आ गई मायके। नीरज ने गुस्से से कहा, एक मैसेज ही कर देती, अरे कल तक रुक जाती। और भी न जाने क्या क्या जो भी दिल में आया रचना से गुस्से में कहता गया। फिर बोला, अब ऐसा करो, वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहो अपने मायके में। आज से हमारा रिश्ता खत्म, तुम मेरे लिए मर गई हो अब। यह सुनते ही रचना रोने लगी और बोली, मायके ही तो आई हूँ, कौन सा मैंने उसमें पाप कर दिया है। तभी रचना की माँ ने उसके हाथ से फोन ले लिया। बहुत रुलाया है तुमने मेरी बेटी को, पर अब नहीं, ये मत समझना मेरी बेटी अकेली है, अभी उसके माँ बाबूजी जिंदा है। पुलिस में रिपोर्ट कर दी ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी, समझे? ये सुनते ही नीरज ने गुस्से से फोन काट दिया और सोचने लगा, रचना के प्यार में मैंने अपने माँ बाप सभी रिश्तेदार सबको दुखी किया। आज वो ही मुझे बिना बताए अपनी माँ के साथ चली गई, ऊपर से उसकी माँ मुझे धमकी दे रही है। नीरज गुस्से में था, वो भी ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम की बात कर अपने गांव चले गया। उसके माँ बाप को जब ये सब पता चला तो उन्होंने कहा, तुझसे पहले ही कहा था बिरादरी के बाहर शादी मत कर, पर तूने सुना नहीं। अब तलाक ले ले उस लड़की से और अपने ही समाज की किसी लड़की से शादी कर ले बेटा, तो तेरा जीवन संवर जाएगा। उस लड़की के चक्कर में रहेगा ना तो जीवन बर्बाद ही होना है तेरा। नीरज के पिता ने कहा, भूल जाओ उस लड़की को और आगे बढ़, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं समाज में, और अभी तेरी उम्र ही क्या है, अच्छा खासा दिखता है, नौकरी भी अच्छी है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते, समझा? अच्छा हुआ जो समय रहते सब हो गया, यदि बच्चा होने के बाद ये सब होता तो बेचारे बच्चे का भी भविष्य खराब हो जाता। दोनों के घर वालों ने उन्हें समझाने की बजाय रिश्ता तोड़ने की सलाह दे डाली, क्योंकि दोनों परिवार पहले ही इस शादी के खिलाफ थे। वे भी चाहते थे कि किसी भी तरह शादी टूट जाए तो अच्छा हो। ऐसे में रचना के जीजाजी ने और आग में घी डालने का काम किया, अपने सास ससुर और साली को और भड़काया।
जब भी रचना और नीरज एक दूसरे से बात करना चाहते तो बीच में उनके माँ बाप आ जाते और उन्हें फोन पर बात भी नहीं करने देते। उल्टा एक दूसरे को बहुत खरी खोटी सुनाते फोन पर और रचना और नीरज के मन में एक दूसरे के खिलाफ और जहर भर देते। आखिर दोनों ने तलाक लेने का मन बना ही लिया। कोर्ट में पहली पेशी में भी रचना नीरज आपस में बात नहीं कर सके क्योंकि हर पल दोनों के साथ दोनों के माता पिता साथ रहते। वे दोनों को एक दूसरे के आसपास फटकने भी नहीं देते। रचना ने नई नौकरी ढूंढ ली थी। अब उसका ऑफिस उसके मायके के पास में ही था, या यूं कहे माँ बाप के कहने पर रचना ने ऐसा किया था। जज के पूछने पर दोनों पक्षों ने तलाक के लिए सहमति दिखाई। फिर दूसरी पेशी में वकील ने अपनी अपनी बातें रखी पर कोई निर्णय नहीं निकला। इसलिए जज ने कुछ समय दोनों पति पत्नी को साथ रहने की सलाह दी, पर उसमें भी परिवार वालों ने अपनी टांग अड़ाई और बात बनने की जगह और बिगड़ गई। आखिर तीसरी पेशी में दोनों का तलाक हो गया। तलाक होते होते 1 साल बीत गया। तलाक के बाद दोनों के परिवार वाले दोनों की फिर से शादी करने की कोशिश में जुट गए, पर कहीं बात नहीं बनी। हर कोई कुंवारा लड़का यही कहता कि तलाकशुदा से शादी नहीं करना हमें, या तो रिश्ता उम्र में बहुत बड़े लड़के का आता या फिर विदुर या किसी बच्चे के तलाकशुदा बाप का। तलाक के बाद 2 साल बीत गए। ये देख माँ ने गुस्से से रचना को कहा, यदि तू भागकर दूसरी जात में शादी ना करती ना तो आज ये हाल ना होता। ऐसे लड़के जो उम्र में बहुत बड़े हो, किसी बच्ची का बाप हो या विदुर हो, ऐसे शादी करने से अच्छा है कि तू शादी ही ना कर। ऐसा कर, तू अपने भाई के पास चली जा पुणे, वहां उसके बच्चों की देखभाल करने में मन लगा, तेरे लिए यही अच्छा होगा, और वहीं कोई नौकरी भी ढूंढ लेना। रचना ने अपने भाई को कहते सुना, वैसे भी रचना की सैलरी अच्छी है, नौकरी मिल जाएगी तो हमें भी आर्थिक रूप से मदद मिल जाएगी। रचना पुणे चली गई अपने भाई भाभी के पास। भाभी रसोई का काम देखती, भैया ऑफिस से आते ही टीवी में व्यस्त हो जाते। जब रचना थक कर ऑफिस से घर आती तो उसकी दोनों भांजियां उससे होमवर्क करवाने को कहती या फिर उनके साथ खेलने की जिद करती। उधर नीरज के साथ भी यही सब हो रहा था। या तो किसी गरीब घर की कम पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता आता, या तलाकशुदा, या बच्चों की माँ का, फिर किसी विधवा का भी। जहाँ सब ठीक होता वहां नीरज को लड़की पसंद नहीं आती। ये देख उसके पिता ने गुस्से से कहा, खुद का दामन मेला है, फिर भी पसंद नापसंद के चक्कर में उलझा है। किसी में कमी निकालने से पहले खुद को देख ले। खुद ने क्या किया, एक जात बाहर लड़की से शादी की और अब जात की लड़कियों में नुक्स निकाल रहा है। माता पिता की बातें सुन सुनकर नीरज तंग आ गया था। उसने भी नई नौकरी ढूंढ ली। पुणे में उसे जॉब मिल गई। एक दिन रात को ऑफिस से लौटने के बाद नीरज बहुत ही बोर हो रहा था। सोचा कि क्यों ना कोई मूवी देखाऊं। रात को 11 बजे के आसपास नीरज मूवी देख लौट रहा था। उसके लिए रास्ता नया था। बाइक से धीरे धीरे जा रहा था। गलियां सारी सुनसान सी थी। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो तेज कदमों से जा रही थी। कुछ दूर जाने पर नीरज ने देखा कि 4 बदमाश उस औरत का पीछा कर रहे हैं और उसे छेड़ने लगे हैं और गंदे गंदे इशारे करने लगे हैं। एक बदमाश ने कहा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो, कहो तो हम तुम्हें छोड़ दें। फिर वे बदमाश उस औरत के बेहद ही करीब आ गए और रास्ता रोक लिया। वो औरत ये देख जोर से चिल्लाई। अंधेरा होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नीरज बाइक रोक दूर खड़ा सब देख रहा था। तब उस औरत ने गुस्से में एक बदमाश को एक थप्पड़ मार दिया। बदले में दूसरे बदमाश ने उस औरत के बाल पकड़ उसे कसकर एक थप्पड़ दिया और वो औरत जमीन पर गिर गई और चीखने लगी। उसकी चीख सुन नीरज को ऐसा लगा जैसे ये आवाज जानी पहचानी है, और वो उस औरत के करीब गया तो देखा वो औरत कोई नहीं, रचना थी। रात को पत्नी को इस हालत में देख नीरज हैरान था। नीरज उन बदमाशों को चिल्लाया कि छोड़ दो इसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रचना नीरज को देख हैरान थी। एक बदमाश ने हंसते हुए कहा, ज्यादा हीरो बनने का शौक है? दूसरे ने चाकू निकाल लिया। रचना नीरज को देख उससे लिपट गई। वो डर से पूरी तरह कांप रही थी। नीरज ने उसे कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इससे पहले बदमाश कुछ करते पुलिस आ गई। नीरज ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस उन बदमाशों को पकड़कर ले गई
पुलिस ने नीरज और रचना से पूछा, आप दोनों इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? रचना ने कहा, ऑफिस से लौट रहे थे। पुलिस ने कहा, अच्छा पति पत्नी हो? नीरज ने हाँ कहा। पुलिस तो चली गई। 2 साल बाद आज रचना और नीरज की मुलाकात हुई थी। नीरज ने रचना से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रचना ने कहा, ऑफिस से लौट रही थी, दोपहर की शिफ्ट थी, गाड़ी खराब हो गई, इसलिए ऑटो ढूंढ रही थी। रचना ने पूछा, तुम यहाँ? नीरज ने कहा, हाँ, नई जॉब है, इसलिए पुणे में हूँ। नीरज ने पूछा, अकेले रहती हो? रचना ने कहा, नहीं, भैया भाभी के साथ। नीरज ने पूछा, शादी नहीं की अब तक? रचना ने धीमे से कहा, नहीं। और तुमने? नीरज ने कहा, नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नीरज ने कहा, अब तुम खुश हो तलाक लेकर? रचना मौन रही, फिर बोली, तुम खुश हो? नीरज ने कहा, दूर रहने पर ही गलतियों का एहसास होता है और अपनों की कदर और कमी खलती है, याद आती है, पर अब देर हो चुकी है। रचना ने कहा, क्यों? हम दोनों में से कोई मर गया है क्या जो ऐसा कह रहे हो? नीरज ने रचना के मुंह पर हाथ रख कहा, प्लीज ऐसा मत कहना अब कभी। दोनों ने साथ खाना खाया। नीरज ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी दोनों पति पत्नी की होती है और मैंने सारी जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधे पर डाल दिया था। इस बात का एहसास तब हुआ जब ऑफिस से आने के बाद घर के काम, खाना, राशन, सब्जी लाना सब किया। रचना ने कहा, मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी तुम्हें मायके जाने से पहले बताना चाहिए था और तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। नीरज ने पूछा, क्या मेरे साथ घर चलोगी? लौट आओ रचना, प्लीज, कुछ गलतियां माफ भी की जा सकती है। रचना ने कहा, पर हमारा तलाक हो चुका है तो कैसे? नीरज ने कहा, उन कागज के टुकड़ों से क्या होता है, दिल में तो आज भी हम एक दूसरे के हैं। रचना ने कहा, हम फिर से शादी कर लेंगे, समाज और दुनिया के लिए। नीरज ने कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? रचना ने कहा, एक औरत प्रेम की भूखी होती है, जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ खिंची हुई चली जाती है। तुम्हारे व्यवहार ने मुझे कमजोर कर दिया था, मन ही मन में टूट गई थी। माँ की प्यार भरी बातों से मैं खींचती चली गई। नीरज ने कहा, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। अब मैं तुमसे कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा। अब तुम मुझे छोड़कर कभी जाओगी तो नहीं ना? रचना ने कहा, नहीं, कभी नहीं, एक बार गलती कर पछता चुकी हूँ, अब नहीं। हमें बाहर वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। पति पत्नी के झगड़े आपस में ही सुलझाना चाहिए, यही अच्छा होता है। अगले दिन दोनों ने अपने फैसले अपने घर वालों को सुना दिए। रचना की माँ ने कहा, हम तेरा ख्याल नहीं रखते क्या, जो फिर तू उसके पास चली गई? रचना ने कहा, एक बार आप सबकी बातों में आकर मैं सब बर्बाद कर चुकी हूँ, पर अब नहीं। और वैसे भी शादी चाहे परिवार की मर्जी से हो या खिलाफ जाकर, एक औरत के लिए उसका असली घर उसका पति का घर ही होता है, जहाँ उसे खुशी मिलती है। नीरज ने अपने पिता से कहा तो उन्होंने कहा, रिश्ता मन से होता है और तुम दोनों के मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए फिर से तुम दोनों एक हो गए, सदा खुश रहो। रचना और नीरज ने आर्य समाज से फिर से शादी कर ली, पर इस बार शादी में दोनों के परिवार वाले भी शामिल थे। रचना और नीरज के परिवार वाले जान गए थे कि कितनी भी कोशिश कर लो किसी भी रिश्ते को तोड़ने की, यदि वे सच्चे प्रेम से बंधे हो तो उन्हें कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके बाद उन्होंने दोनों को दिल से स्वीकार कर लिया। रचना और नीरज दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। वे चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, पर वे हर बार शादी से इनकार जानबूझकर कर रहे थे, क्योंकि वे किसी और को दिल से नहीं अपना पा रहे थे, क्योंकि एक दूसरे के दिल में तो वे दोनों बसे थे। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास था। अब नीरज बात बात पर गुस्सा नहीं होता और अच्छे से रचना से पेश आता, उसका ख्याल रखता, मदद करता। रचना भी नीरज से नाराज नहीं होती, उसे कोई अपशब्द नहीं कहती, ना ही किसी के बहकावे में आती, और दोनों साथ मिल अपनी गृहस्थी चला रहे थे और बेहद ही खुश थे। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।